तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दिन और वो घड़ी जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आदित्य L1 का प्रक्षेपण हो चुका है सक्सेसफुली और जानकारियां वहां से जो निकलकर सामने आ रही हैं। और हमारे साथ इस चर्चा पर बहुत ही ज्यादा खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तमाम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर MM वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि सर, केएन उत्तम जी भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं केएन उत्तम जी का। केएन उत्तम जी, देखिए 11:50 पर जो टाइमिंग दी गई थी, प्रक्षेपण इसका हो गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं सर अभी आप? इस सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के लिए बधाई जी। और ये विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा भारत का कदम है और जिसके परिणाम अभी आने शेष हैं। जैसे ही ये 125 दिन बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, नए तरीके की प्रौद्योगिकी, नए तरीके के परीक्षण और नए तरह के उसके उपयोग की चर्चा आगे बढ़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मिशन 100% से ज्यादा कामयाब रहेगा जी। मैं इसके तकनीकी पहलू पर अब चलना चाहूंगा कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि एक बात जो पराबैंगनी किरणों से संबंधित है, एक पेलोड जो पराबैंगनी किरणों का अध्ययन कर रहा है जी, क्या करेगा, उससे जो प्राप्त आंकड़े होंगे संचार व्यवस्था के लिए कितने कारगर होंगे, कितने महत्वपूर्ण होंगे। भविष्य में जो भी संचार से संबंधित दिक्कतें आने वाली हैं या नई तरीके की तकनीकी परिस्थिति होने वाली है, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड फोन भी है संचार के लिए, एक नई तकनीकी जो है G6 परियोजना में आने वाली है या आगे चल करके आने वाली है। इसके लिए नई तरह की प्रौद्योगिकी डेवलप करने में इस तरह की जो सूचनाएं होंगी, इस तरह का जो अध्ययन होगा, वो बहुत मदद करेगी। साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए जो घातक विकिरण हैं, उनका किस तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, इस पर भी कुछ नए प्रयोग आगे चल करके किए जाएंगे। इसके साथ अगर बात करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, सन के चारों तरफ एक पेलोड है जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में। मैं एक प्रयोग के तथ्य आपके सामने लाना चाहूंगा। जापान में चूहों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया या चूहों का प्रभाव, चूहों पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का अध्ययन किया गया और देखा गया कि इसकी उम्र 22% बढ़ जाती। यानी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव वनस्पतियों पर, जानवरों पर पहले से किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें कि मानवीय जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है या बहुत बड़ा अध्ययन की, बहुत बड़े अध्ययन की आवश्यकता है। मिशन भेजे जा चुके हैं और इस बार जो हमारे इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से इसे भेजा गया है, ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है और बहुत कम बजट में इसका प्रक्षेपण किया गया है। केएन उत्तम जी इसी की वजह से ये कह रहे हैं कि जो भी अभी तक तथ्य प्रयोगशाला में थे, उनका प्रायोगिक अध्ययन ऊपर जब किया जा रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में या L1 पॉइंट पर किया जाएगा, तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और उनमें बहुत से ऐसी चीजें हैं जो पहली बार की जा रही हैं या पहली बार डेटा के माध्यम से उनका कंफर्मेशन किया जाएगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बात कर रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र का जीवित चीजों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें एक है लाइफ स्पैन को बढ़ाना। तो ये अभी तक जीवधारियों के बारे में चूहों पर किया गया है, यद्यपि इंसानों पर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट जापान में किए गए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि वनस्पतियों में प्लाज्मा बहुत लो टेम्परेचर पर होता है और उसका चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरह के जो नए एक्सपेरिमेंट बनाए जा रहे हैं कि मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर 37 डिग्री पर आयरन या हीमोग्लोबिन या रक्त में तमाम तरह के कण मौजूद हैं जो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। तो इस तरह के तमाम जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित प्रयोग हैं, ये ऊपर अभी जो है नेचुरल लेबोरेटरी में किए जाएंगे
और उम्मीद है कि इनमें बहुत से अच्छे परिणाम हमारे सामने आने की संभावना है। बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे प्रोफेसर के.एन. उत्तम जी लगातार मेरे साथ, और इस वक्त स्टूडियो से मेरे साथ प्रोफेसर MM वर्मा जुड़ चुके हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से एक के बाद एक इसरो जो सफलताएं दिखा रहा है, जो उपलब्धियां स्थापित कर रहा है, उससे ये समझा जा सकता है कि हम अब उस स्थिति में आने वाले, उस पोजीशन में आने वाले हैं कि आगे के लिए हम बताएंगे दुनिया को, क्योंकि दुनिया हमारी तरफ देख रहा है। सर, इसको कितना बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के लिए माना जाए, इसरो के लिए माना जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही भारत की, क्योंकि भारत ने आदित्य की तरफ अपने कदम अब बढ़ा दिए हैं। इस क्षेत्र में पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा का रोल रहा है, और उन्होंने L1 पॉइंट के इर्द गिर्द ही भ्रमण करने वाली एक स्पेसक्राफ्ट, जिसको सोहो कहा जाता है, सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, उसको 1996 में भेजा था। और वो अपनी आशा के से आगे बढ़ करके वो अभी तक काम कर रहा है। 2025 तक उम्मीद है कि वो काम करेगा। यानी सन के स्टडीज तो बहुत सारी हुई हैं और अभी भी चल रही हैं। भारत की तरफ से ये एक पहला कदम है, और मैं बहुत आशान्वित हूँ, क्योंकि हम लोग जो जानकारी ब्रह्मांड के बारे में और अपने निकट के सूर्य या वातावरण के बारे में जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वो मूलतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा आती है, या फिर उन कणों के द्वारा आती है जो कि कॉस्मिक रे पार्टिकल्स हैं, या सन से आने वाली जो हवाएं हैं जिनको हम सोलर विंड्स कहते हैं। अब ये आदित्य मिशन इस मामले में बहुत ही कंप्लीट मिशन है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन को भी स्टडी करेगा, क्योंकि इसमें विजिबल भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, इसमें सॉफ्ट एक्सरे भी है, इसमें हार्ड एक्सरे भी है। तो एक्सरे तक का सीमित है, केवल गामा रेज नहीं है, गामा रे का कोई पेलोड इसमें नहीं है, लेकिन एक्सरेज का है, अल्ट्रावायलेट का है और विजिबल लाइट का है। यानी इन खिड़कियों से आने वाली जितनी भी जानकारी है वो तो हम तक पहुंचेगी ही, साथ में तमाम कण जो आते हैं, जैसे प्रोटॉन्स हैं जो कि हैवी पार्टिकल्स हैं, या इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हैवी आयंस हैं, उनके लिए अलग अलग इन सिटू पेलोड्स इसमें लगाए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए तो इसमें एक विशेष पेलोड है ही। जी। यानी कि नासा के ऐसा के सोहो की तुलना में हमारा ये जो आदित्य L1 है बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि के.एन. उत्तम जी भी बता चुके, ये बजट फ्रेंडली भी है। 125 दिनों का ये सफ़र तय करेगा। 125 दिनों में इसको कितनी चुनौतियों से गुजरना होगा, कैसे काम करेगा, क्योंकि बता रहे थे के.एन. उत्तम जी कि 7 पेलोड्स लगे हैं, वो पेलोड्स कैसे काम करेंगे और इससे कितने बदलाव आएंगे आगे के लिए? सर, आपसे ये भी जानिए। देखिए, पेलोड्स का काम करना तो अभी बात की बात है। मैं कहूँगा कि पहले तो ये पृथ्वी के चारों तरफ ही चक्कर लगाएगा, और 3-4 ऑर्बिट्स में चक्कर लगाने के बाद में वो निरंतर इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार होती चली जाएंगी, और उसके बाद में इसको L1 की तरफ प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसको कि हम इंटर ट्रांसफर कहते हैं। तो वो L1 का जो बिंदु है, जो कि काल्पनिक बिंदु है, दरअसल वहाँ खाली स्थान है, वहाँ कुछ नहीं है, और हमारे आदित्य मिशन को L1 ठीक उस पॉइंट पर नहीं जाना है। ये ध्यान रखने की बात है कि ये L1 के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, L1 के नज़दीक पहुंच करके, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग, जैसा कि आपने बताया था, कि 15 लाख किलोमीटर के आसपास है। उस बिंदु तक जाने के बाद या बिंदु से पहले ही वो उस बिंदु के चक्कर लगाएगा, जिसको कि हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं। यानी वो जो चक्कर लगाएगा, वो ऑर्बिट्स वो सीधी किसी एक प्लेन में नहीं होंगी, बल्कि वो 3 डायमेंशनल ऑर्बिट्स होंगी उसके चारों तरफ। ठीक है, केवल यह है कि उसका आवर्तकाल निश्चित रहेगा। इसके विपरीत और सारी भी दूसरी तरह की भी ऑर्बिट्स होती हैं L1 के अबाउट, जैसे कि लिसाजू ऑर्बिट हो सकती है, जिसमें कि आवर्तकाल निश्चित नहीं रहता। लेकिन इसके साथ में ये होने वाला है आदित्य के साथ कि वो आवर्तकाल उसका निश्चित रहेगा, ठीक वैसे जैसे सोहो का भी है। जी। यानी कि इससे ये समझा जा सकता है कि उत्तम जी के दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी थी, जैसा कि बता रहे थे, नासा में 1996 में इसका प्रक्षेपण किया गया था और अभी तक वो काम कर रहा है, यानी कि 2025 तक वो भी काम करता रहेगा। अब हमारी दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होने जा रही, क्योंकि चांद पर तो हमने पहले ही इतिहास रच दिया है, और देखिए सूर्य के भी हम बहुत करीब हैं। सर, के.एन. उत्तम जी। ये बिल्कुल सही है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रक्षेपण यान या प्रक्षेपण से संबंधित प्रौद्योगिकी डेवलप की है वो पूरी तरह स्वदेशी है, और अब जो भी आगे के प्रायोगिक उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसलिए किसी भी
सूरत पर हम किसी भी विदेशी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। और ये गौरव की बात है कि जो इसमें पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए जो भी पेलोड लगाया गया है वो 1 मिनट में 1 फोटोग्राफ भेज रहा है, यानी कोई 1430 फोटोग्राफ जो है यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी कंट्रोल रूम इसरो का बना है वहां पर लगातार भेज रहा है। तो इसरो ये अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए आवंटित करेगा, जो भी लोग इस तरह की शोध में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज या शुभ अवसर के चुनौतियों के साथ साथ शुभ अवसर मिलने वाले हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे देश भर के वैज्ञानिक मिल करके कुछ नई चीजों की तरफ जो सूर्य की एक्टिविटी से संबंधित है, सूर्य सक्रियता से संबंधित हैं, उससे कुछ न कुछ नया निकालेंगे। मैं जोड़ना चाहूंगा इस विषय पर कि सूर्य के अंदर कुछ सन स्पॉट हैं और सूर्य की सक्रियता 11 वर्षों में वो सन स्पॉट के बदलने से बदलती है। सूर्य के अंदर जो भी नाभिकीय संयलन हो रहा है और उसके उपरांत जो भी ये सौर विकिरण निकलते हैं उसको पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। यानी सूर्य के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में, उनका परिणाम पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगर ये आदित्य L1 में ये घटनाएं, ये परिघटनाएं पहले जो है ज्ञात की जा सकती हैं, उनका अध्ययन किया जा सकता है, तो पृथ्वी के धरातल पर ये जो कुछ समय मिल जाएगा हमको बचने के लिए या अपने बचाव के लिए या अपने अध्ययन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस रूप में भी होने वाली है कि जो मैग्नेटिक स्टार्म की बात की जा रही है, जो वहां से गिरने वाले कणों की बात की जा रही है, या जो हम ओजोन के क्षरण की बात कर रहे थे या आइनोस्फीयर में किसी भी तरह का नुकसान होने की बात कर रहे थे, हमारे पास कम से कम 8 मिनट का समय होगा इसको बचाने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रक्षेपण है और ये जो अध्ययन है वो आगे चल करके बहुत नई चीजों को जन्म देने वाला है, जो वैज्ञानिकों के लिए चुनौती भी है। इससे मिलने वाले जो आंकड़े हैं, मैंने एक पेलोड के बारे में बात की कि 1430 लोगों को एक दिन में एक साथ ये सारे वैज्ञानिकों को जोड़कर रखने वाला है। ये देश के लिए गौरव की बात है। और देश की प्रयोगशालाओं में जो बच्चे हमारे शोध कर रहे हैं, जो तमाम लोग, तमाम वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नई चुनौती है कि किस तरीके से इतने बड़े डाटा को हैंडल किया जाएगा, कैसे अच्छे परिणाम या लाभकारी परिणाम निकाले जा सकते। बिल्कुल, ये 125 जो दिन होंगे, लगभग 4 महीने का जो वक्त है प्रोफेसर MM वर्मा जी, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसमें क्या चैलेंजेस होंगे हमारे साइंटिस्ट के लिए, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम बातों से सर? तो जैसा कि मैं अभी कह ही रहा था कि हमारे सामने चैलेंज है पहले इसको ट्रांसफर करके L1 के चारों तरफ जो हेलो ऑर्बिट है वहां तक पहुंचाना। पेलोड्स तो हमारे तब उसके बाद काम करना शुरू करेंगे जब ये हेलो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अब हेलो ऑर्बिट की स्थिति ये होती है कि ये सामान्य ऑर्बिट नहीं होती बल्कि त्रिविमीय ऑर्बिट है, और उस कक्षा में एक अस्थायी करने वाले कई कारक या कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत स्टेबल ऑर्बिट्स नहीं होती। इस सिद्धांत के या इस समझ के विपरीत कि वो बहुत ही स्थायी होते हैं, तो ठीक L1 तो स्थायी बिंदु एक है, लेकिन L1 के अबाउट जो ऑर्बिट्स हैं, जो कि हेलो ऑर्बिट्स हैं, वो बहुत स्थिर नहीं होती। तो उनको स्थिर करने के लिए एक विशेष प्रकार का हमको प्रोविज़न करना पड़ता है जिसको हम स्टेशन कीपिंग कहते हैं, और वो थ्रस्टर्स या अन्य तरीकों से बहुत सारी मैनूवरिंग के पैटर्न्स होते हैं या मैनूवरिंग के तरीके होते हैं जिनके आधार पर हम स्टेशन कीपिंग करेंगे। स्टेशन कीपिंग करने के बाद वो हेलो ऑर्बिट में बना रहेगा। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है दरअसल हमारे सामने। पेलोड्स वगैरह काम करेंगे, पेलोड्स उसके बाद हमको सारी जानकारी देंगे, फिर हम उस जानकारी का अध्ययन करेंगे और बहुत सारे उसके अनुप्रयोग होंगे। बिल्कुल, अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। और अब सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य की संरचना सर कैसी है? अब सूर्य की संरचना तो देखिए स्पष्ट है कि सूर्य की जो त्रिज्या है वो लगभग 7 लाख किलोमीटर की है ना। और सूर्य दरअसल कोई गोल स्फेरिकल जैसा कि हमको धरती से दिखाई देता है इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वो वास्तव में कहा जाए तो बहुत ही गर्म गैसों और प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा तूफान है। अब तूफान की सीधी सीधी कोई आकृति या शेप तो होता नहीं है, लेकिन पृथ्वी से ये हमको गोल दिखाई देता है।
तो अंदर जो है वो तो इसके कोर है, जिसका कि टेम्परेचर सबको मालूम है कि लगभग 1.5-2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और उसके बाद में फिर ये जो बाहर का जो उसके वातावरण है, जिसको कि हम कन्वेक्शन बेल्ट्स और इस तरह के बोलते हैं, और जो सबसे बाहर की जो उसकी लेयर है वो लेयर कहलाती है फोटोस्फीयर। तो आप प्याज के छिलके की तरह समझ लीजिए कि प्याज का सबसे बाहरी जो आवरण है वो फोटोस्फीयर है। और फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस होता है, या लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए। उसके बाद है बाहर का वातावरण, और उसके बाहर के वातावरण का नाम है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर में तमाम तरह के प्लाज्मा और हवाएं, विंड्स जो उससे निकलने वाली हैं, उसके कण हैं, हाईली एनर्जेटिक कण हैं। और क्रोमोस्फीयर के भी ऊपर या बाद में अगर हम सूर्य की दिशा से चलना शुरू करें तो क्रोमोस्फीयर के बाद आता जो कोरोना। अब कोरोना का टेम्परेचर ये हमारी सामान्य बुद्धि के विपरीत है कि कोरोना का टेम्परेचर सूर्य के पृष्ठ के टेम्परेचर या तापमान से भी बहुत बहुत ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है वो मिलियंस ऑफ केल्विन, यानी मैं तो कहूँगा 10 मिलियन केल्विन से भी ज़्यादा का टेम्परेचर वहाँ पर है। इस तरह के टेम्परेचर के ग्रेडियंट्स, थोड़ा बहुत कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन वो लाखों केल्विन का है, लाखों डिग्री सेल्सियस का है। तो ये एक बहुत बड़ी एक पजल है हमारे सामने, एक बड़ी बड़ी चुनौती है, बड़ा प्रश्न है कि सूर्य के पृष्ठ का अपना टेम्परेचर तो है 5600 या 5800 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके कोरोना जो कि बाहर का आवरण है उसका टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है। तो उसमें मैग्नेटिक रिकनेक्शन या भिन्न भिन्न प्रकार की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका वर्णन किया जाता है। अब उनके बारे में हम आदित्य L1 से कुछ ठोस जानकारियां प्रायोगिक तरीके से जुटा पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खोज होगी। बिल्कुल, अक्सर ऐसा भी बताया जाता है कि सूर्य के जो विस्फोट होते हैं उनसे भी बचाव की जो प्रक्रिया होती है सर वो होती है। क्या अनुत्तम जी, हम आपसे समझेंगे, पृथ्वी को सूर्य के विस्फोटों से कौन बचाता है? जहाँ तक सवाल पहला था आपका कि प्रक्षेपण से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, मैं 2 लाइन उसमें से जोड़ना चाहूंगा। जी जी जरूर। कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अभी प्रूव कर दिया है कि हम जमीन से रॉकेट को बहुत अच्छी तरीके से सैटेलाइट को उठा सकते हैं, या इसमें कोई फेल्योर नहीं है। हम चंद्रयान 3 से ये सीख चुके हैं कि हेलो ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को या अपनी ऑब्जर्वेटरी को किस तरीके से स्थापित करना है। तो ज्यादातर जो खतरा होने वाला होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में होता है, या उसी को प्रक्षेपण के दौरान कोई भी घटना होती है वो प्रक्षेपण के दौरान ही होती है। पृथ्वी के वायुमंडल, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल को कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट है क्रॉस कर जाती है, वैसे ही उसमें से इस तरह की जो है कोई भी प्रौद्योगिकी फेल्योर की घटनाएं सामने आती नहीं। तो जहाँ तक चैलेंजेस हैं और चुनौतियां हैं वो हर जगह पर हैं, हर दिन है, इसमें दो राय नहीं है। पर अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि 125 दिन बाद हमारा जो आदित्य L1 है वो L1 पॉइंट पर होगा, तो उसके आगे की बात जो आप पूछ रहे हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैं बात कर रहा था कि सौर सक्रियता, सोलर एक्टिविटी, उसमें से इस तरीके से सन स्पॉट्स हैं जो लगातार रोटेट करते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। इससे सन का साइज, सूर्य का साइज भी बदलता है, शेप भी बदलता है। उसमें मैग्नेटिक स्टार या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, सौर तूफान भी कहते हैं। इस तरह सोलर फ्लेम्स जो हैं वो बहुत मौसम को परिवर्तित करती हैं। सूर्य के चारों तरफ एक डस्ट जैसी चीज होती है, सोलर डस्ट भी कहते हैं, यानी वहां पर इस तरह के बहुत से कण पाए जाते हैं। इनके तमाम अध्ययन एक साथ किए जाने हैं। हमारे इस मिशन में हर चीज का ध्यान रखा गया है। इसमें 7 पेलोड हैं, उसमें उस डस्ट को यानी उन कणों का भी अध्ययन कर रहे हैं। हम चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य की सक्रियता से प्राप्त विकिरण जो भी हैं उनके लिए भी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इमेजिंग है, या ये क्या है विजिबल लाइट, इन सब का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं। कुल कहने का मतलब ये है कि इसके अध्ययन से सौर ज्वालाओं के रूप में जो पृथ्वी पर तमाम तरह के मौसम परिवर्तन होते हैं या होने की संभावना है, उनके बारे में बहुत कुछ इन आंकड़ों से मॉडलिंग करके निकालने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, देखिए अनोखा मिशन है। और प्रोफेसर MM वर्मा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि सूरज तक नहीं जाएगा आदित्य L1, लेकिन
14.85 करोड़ किलोमीटर से ही सारी स्टडीज करेगा। और देखिए अभी इसमें जो प्रयोग होंगे इससे रिलेटेड उनको शुरू करने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद सूर्य की तरफ हम देखना शुरू कर सकते हैं, ये समझा जाए इससे। तो हम लोग ये जितने पेलोड्स इसमें लगे हुए हैं, 7 पेलोड्स, जैसा कि हम कह रहे हैं कि 7 पेलोड्स इसके अंदर लगे हैं, उनमें 4 पेलोड्स तो वो हैं जो कि विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज की विंडो में सूर्य को स्टडी करेंगे। जो अल्ट्रावायलेट है वो बेसिकली फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा, क्योंकि कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उससे आप एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी कल्पना करें तो वहाँ से उसका तापमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हार्ड एक्सरेज और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, यानी कि बहुत ही ऊंची ऊर्जा वाले जो फोटॉन्स हैं वो क्रोमोस्फीयर जो कोरोना है वहाँ से निकलते हैं। तो उनका अध्ययन करने के लिए भी इसमें आदित्य में 2 पेलोड्स अलग अलग लगे हुए हैं जो कि सॉफ्ट एक्सरे पर और हार्ड एक्सरे में करेंगे। अल्ट्रावायलेट के जैसे की बात मैं कर रहा था, तो वो विकिरण हमारी पृथ्वी के लिए कई रूप में घातक है और हमारी ओजोन लेयर है जो कि उससे रक्षा करती है। हम लोग इसके बारे में चिंतित होते रहते हैं जी। इन सिटू जो इसमें पेलोड्स लगे हुए हैं साइंटिफिक मिशंस में, तो उनमें एक तो वो है जो कि प्रोटॉन्स को स्टडी करने के लिए है, जिसको कि एस्पेक्ट्स कहा गया है, तो प्रोटॉन और हेवी आयंस। दूसरा पेलोड क्या है, वो केवल इलेक्ट्रॉन्स और हेवी आयंस पे निगाह रखेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ही बिहेवियर को या दोनों के मूवमेंट को समझने की चेष्टा की है। साथ ही मैग्नेटोमीटर है जो कि जैसे सूर्य की साइकिल्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता रहता है, और न केवल अकेले सूर्य की बल्कि इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड है। दरअसल L1 के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी तो वो इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें सूर्य का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम 3 डायमेंशंस में त्रिविमाओं के आधार पर ट्राइएक्सियल तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो हमको इन चार्ज पार्टिकल्स की गति का और उसकी दिशा का विशेष अध्ययन भी हो जाएगा कि वो किधर को जाने वाले हैं और कितनी स्पीड से जाने वाले हैं। ये बात ज़रूर है कि हम सूर्य के बहुत नज़दीक नहीं रहेंगे। ये जो मिशन है ये सूर्य से काफ़ी दूर है। ऐसा न समझा जाए कि ये सूर्य के बहुत नज़दीक का मिशन है। ये पृथ्वी के नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक उतना नहीं है। तो चूंकि 100वीं डिस्टेंस है, आप जानते हैं ये 15 लाख किलोमीटर है और सूर्य की दूरी यहाँ से लगभग 1% 15 करोड़। जी। तो इस और दूसरे भी स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि यहाँ पर हैं। ग्रेविटेशनल वेव और जो स्पेस क्राफ्ट तब तक अभी तक भेजे गए हैं 22 भेजे गए, वो कितना करीब है, वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जी। तो बहुत सारे जो सूर्य की दिशा में अध्ययन करने के लिए भेजे जाते हैं वो L1 पॉइंट के अबाउट ही घूमते हैं। बाकी L2 पॉइंट के अबाउट भी, जो L2 यानी दूसरा लैग्रेंजियन पॉइंट है जो कि थोड़ी विपरीत दिशा में है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं है बल्कि पृथ्वी से विपरीत दिशा में है, वो भी लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही है। और उसमें माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करने के लिए WMAP और प्लांक इस प्रकार के स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं, चाइना के मिशंस हैं, चांगे मिशन जो कि L1 के अबाउट ही है, सोहो है ही है वहाँ पे। तो इस तरह के मिशंस हैं जो कि और फ्यूचर में भी काफ़ी। अच्छा, ये जैसे मिशंस भेजे जाते हैं, इस तरह के मिशन किए जाते हैं, क्या दूसरी जो स्पेस एजेंसीज होती हैं, जो दूसरे देश होते हैं, उनका भी सहयोग रहता है? देखिए, अगर सही कहा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में चलने के लिए एक बहुत ही आवश्यक पहल सब देशों को करनी चाहिए और कर भी रहे हैं, क्योंकि अब ये सब समझ चुके हैं ये $multi-billion के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनमें कोई एक देश खाली अपना इन्वेस्टमेंट करता रहे ये बहुत अच्छी बात कभी कभी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सभी देशों की अपनी अपनी समस्याएं भी होती हैं। तो कई देश मिलकर के इस प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन को अंजाम देते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से आज भेजा गया, प्रक्षेपण किया, कितना सर इसमें वक्त लगता होगा प्रक्षेपण की तैयारी में? जी। अब प्रक्षेपण की तैयारी में 10 साल तो खाली, जैसे कि अल्ट्रावायलेट की बात ही अभी चल रही थी, पराबैंगनी का पेलोड, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैंने देखा है वहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, IUCAA जो कि पूना में है, जहाँ की इस पेलोड का निर्माण किया गया है।
तो ये SUIT सूट कहा जाता है, ये सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और इसको तैयार करने में 10 साल का समय लगा। एक लंबा समय लगता है और दरअसल उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, आकलन नहीं किया जा सकता। आप समझिए कि हजारों वैज्ञानिकों का दिमाग लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत धन लगता है, हम टैक्स पेयर्स का मनी लगता है, पैसा लगता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय और इस पर आगे भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भारत ने एक और उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली और लगभग 125 दिन का सफर और तमाम चुनौतियों से पार करना होगा अब इसको, और इससे कितने बदलाव आने होंगे वो भी आने वाले दिनों में आपको जरूर पता चलेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए।